हेलो दोस्तों, तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनची आखिरकार आइस क्लाउड इमोर्टल सेक्ट आ चुका था, जहां सेक्ट लीडर गोंग यूजियान से उसे जानने को मिला कि लिटिल फेरी अब यहाँ पर नहीं है, उसे सेक्ट से निकाल दिया गया है। साथ ही साथ जाने से पहले लिटिल फेरी ने खुद ही अपने आइस क्लाउड इमोर्टल टैक्टिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस पर युनची बहुत ही गुस्सा होने लगा और वो मिस गोंग यूजियान से कहता है कि ये सारी आपकी गलती है। बस अब आप ये दुआ करें कि लिटिल फेरी जहाँ भी हो सही सलामत हो, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ हो तो मैं वापस आऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे पूरे सेट को तबाह कर दूंगा। जो सब सुनकर तो अब मिस गोंग यूजियान को भी गुस्सा आ गया था और वो युनची से कहती है कि कोई भी ऐसे मुंह उठाकर मेरी ही सेट में आकर मुझे धमकी नहीं दे सकता। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी होगी, शायद मैं तुम पर रहम कर लूं। जो सुनकर युनची भी दूसरी तरफ गुस्से से अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहता है, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम्हें समझ आना चाहिए कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ युनची गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश कर रहा था। दूसरी तरफ मिस गोंग यूजियान भी अपने हाथ में आइस लोटस को समन करते हुए युनची से कहने लगी कि इस तरह मेरे सामने आकर मुझे बातें सुनाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन दूसरी तरफ युनची जो कि गुस्से में था वो जवाब देते हुए कहता है कि तुमने लिटिल फेरी को काफी तकलीफ पहुंचाई, जिसके बदले तुम्हें भी थोड़ी तकलीफ तो मिलनी चाहिए, ये उसका तुम पर उदार है। और ये कहती युनची ने फौरन से अपने स्लैश अटैक को रेडी कर लिया और वो मिस गोंग यूजियान पर हमला कर देता है। जिस और स्लैश अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ मिस गोंग यूजियान ने भी अपने आइस लोटस का इस्तेमाल किया और ये दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा कर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके इफेक्ट के कारण ये दोनों ही पीछे की तरफ दिखने लगे। यहाँ पर आइस क्लाउड इमोर्टल सेक्ट की लड़कियां ये देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे हो गया, युनची और मिस गोंग यूजियान दोनों एक दूसरे के बराबर कैसे है। युनची जिसकी कल्टिवेशन मिस गोंग यूजियान से कम थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो मिस गोंग यूजियान को बराबर की टक्कर दे रहा था। वो अभी भी तेजी से मिस गोंग यूजियान की तरफ बढ़ने लगा, जहां मिस गोंग यूजियान अपने स्पिरिचुअल रिबन का इस्तेमाल कर रही थी। युनची भी स्टार गॉड शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। साथ ही साथ वो कुछ स्लैश अटैक मिस गोंग यूजियान पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि मिस गोंग यूजियान का ये स्पिरिचुअल रिबन धीरे धीरे करके युनची पर भारी पड़ने लगा और आखिरकार हम देखते हैं कि वो युनची को इसमें जकड़ लेती है। जिसके बाद युनची को फ्रीज करने के लिए हम देखते हैं कि मिस गोंग यूजियान यहाँ पर अपने आइस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल भी करती है, जहाँ उसे लगा कि युनची को उसने अपने आइस एलिमेंट के अंदर फ्रीज कर दिया। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ पलट कर देखी, हम देखते हैं कि युनची तो पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था, जहाँ उसने हेमली वुल्फ स्लैश टेक्निक को रेडी कर लिया था और वो फौरन से मिस गोंग यूजियान पर हमला कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मिस गोंग यूजियान को पीछे की तरफ हटना पड़ा। अगर वो यहाँ इस अटैक के सामने से न हटती तो वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकती थी। अब मिस गोंग यूजियान की बारी आई, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने युनची पर काफी खतरनाक प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। युनची देखता है कि उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन बनने लगी थी, जिसे डॉज करने के लिए वो हवा में जंप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन धीरे धीरे करके उस फॉर्मेशन का प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा था, जिसे मिस गोंग यूजियान आइसी स्काई फाउंडेशन फॉर्मेशन कहती है। इस फॉर्मेशन का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक है कि युनची जमीन पर वापस से आ लगा। धीरे धीरे युनची के लिए हिलना और ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था और आखिरकार हम देखते हैं कि युनची की बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज होकर आइस में कवर हो गई। मिस गोंग यूजियान ने आखिरकार युनची को आइस के अंदर ट्रैप कर दिया था, जिसके बाद वो धीरे से नीचे की तरफ आते हुए कहती है कि युनची, अपनी इस उम्र में भी तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तुम जैसा जीनियस पूरे के पूरे कैंगफेंग एम्पायर में हजारों साल में सिर्फ कोई एक ही पैदा हो सकता है। इतनी कम उम्र में तुम इतने बड़े जीनियस बन चुके हो। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे पैलेस को बहुत बुरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी तुम्हें सजा तो हर हाल में मिलकर ही रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस क्रिस्टलाइज आइस के अंदर मौजूद युनची अपनी फ्लेम पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़े बहुत क्रैक्स भी आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिस गोंग यूजियान उसे देखकर कहती है कि बिला वजह चटपटाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये मेरे पैलेस की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैप स्किल है, जिसे बनाने के लिए मैंने अपनी 10% मिस्टिक एनर्जी का इस्तेमाल किया। तुम इसे चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस आइस क्रिस्टल के अंदर क्रैक्स और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, जो देखकर तुम मिस गोंग यूजियान की भी आंखें पटी की पटी रह गई थी। असल में हम देखते हैं कि युनची यहाँ पर पहली बार अपने डेविल गॉड की मिस्टिक विंस की वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा था। वही वाटर बीट जो कि युनची को सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची में मिली थी, प्रोफाउंड मिस्टिक बीस्ट के पेट के अंदर। और इसी वाटर एलिमेंट की मिस्टिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि युनची ने उस आइस क्रिस्टल को शटर कर दिया था, जिस एनर्जी इफेक्ट के कारण मिस गोंग यूजियान भी पीछे की तरफ धकेली गई। युनची की बॉडी के आसपास वाटर फ्लो कर रहा था। साथ ही साथ युनची गुस्से से मिस गोंग यूजियान की तरफ देखते हुए कहता है, गोंग यूजियान, लिटिल फेरी ने खुद अपने आइस क्लाउड मिस्टिक टैक्टिक्स को डिस्ट्रॉय किया होगा और आइस क्लाउड पैलेस को छोड़ दिया होगा, लेकिन मेरी नजरों में ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है, जिस गलती की कोई भी माफी नहीं हो सकती। ये सब कहते हुए युनची अपने वाटर एलिमेंट
का इस्तेमाल करते हुए सामने से गायब होकर फौरन मिस गोंग यूजियान के पैरों के पास से निकल आया, जहाँ वो अपनी तलवार के स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए गोंग यूजियान पर हमला कर देता है। मिस गोंग यूजियान भी युनची की ये एबिलिटी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो बड़े मुश्किल से इस अटैक को डॉज करते हुए युनची को पीछे की तरफ हटा देती है, जहाँ युनची भी उसके अटैक को डॉज करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस गोंग यूजियान और युनची के दरमियान एक जबरदस्त तेज फाइट शुरू हो गई थी, जिस फाइट में दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ पर मिस गोंग यूजियान युनची से कहने लगी कि युनची, लिटिल फेरी ने ये सब कुछ खुद के साथ किया है, उसने हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ा, पैलेस की इज्जत और रेपुटेशन खाक में मिला दी है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। इस पैलेस के सेक्ट मास्टर होने के नाते अगर मैं खुद अपने हाथों से भी उसके आइस क्लाउड इमोर्टल टैक्टिक्स को शटर करके उससे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस से बाहर निकाल देती, तब भी मैं गलत नहीं थी। यही मेरा फर्ज था और उसके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं थी। जो सब कहते हुए मिस गोंग यूजियान पीछे की तरफ हटते हुए फिर से अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हवा में आइस बर्ड्स क्रिएट कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करके वो युनची पर अटैक्स करने लगी। युनची भी उन आइस बर्ड अटैक्स को यहाँ अपनी बॉडी के आसपास एक शील्ड बैरियर बनाते हुए ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ वो मिस गोंग यूजियान से कहने लगा कि तुम सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए ये सब कह रही हो, लेकिन तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये सब कहते हुए युनची एक पावरफुल स्लैश अटैक लगाते हुए वह अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा वाटर टोर्नेडो क्रिएट कर देता है, जिस वाटर टोर्नेडो अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ मिस गोंग यूजियान ने भी फिर से अपने आइस फिनिक्स को समन कर लिया था और ये दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हुए कैंसिल आउट हो गए। मिस गोंग यूजियान जब ये सब कर रही थी तब तक युनची को मौका मिल चुका था और वो फिर से मिस गोंग यूजियान की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो अपने बाएं हाथ में फ्लेम पावर एक्टिवेट करते हुए फिर से मिस गोंग यूजियान पर हमला कर देता है, जिस फ्लेम थंडर एनर्जी को मिस गोंग यूजियान ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि युनची की एनर्जी ज्यादा थी और वो मिस गोंग यूजियान को धकेल कर पीछे की तरफ हटा चुका था। अभी मिस गोंग यूजियान कैसे तैसे करके अपनी शील्ड को मेंटेन करके रखी हुई थी, जो देखकर उसकी बाकी की डिसाइपल्स भी यहाँ अपने सेक्ट लीडर की मदद करने के लिए फिर से सामने की तरफ आ गई। वो भी अपनी एनर्जी यहाँ अपने सेक्ट लीडर को देना शुरू कर देती है ताकि वो शील्ड को ज्यादा से ज्यादा देर तक मेंटेन रख सके। दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं कि युनची गुस्से में कह रहा था कि आखिर तुमने लिटिल फेरी के लिए किया ही क्या है, सिर्फ उसे बचपन से बड़ा करने तक के अलावा तुमने उसे कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उल्टा इस आइस एंड स्नो के अंदर उसके सारे के सारे इमोशंस और डिजायर्स को तुमने जबरदस्ती कट ऑफ करा दिया। वो तुम ही हो जिसने यहाँ पर जिंदा इंसानों के दिलों को बर्फ के पत्थरों में कन्वर्ट कर दिया है ताकि उनके दिलों में कोई भी इमोशंस ना रहे। और इतना मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने लिटिल फेरी को जबरदस्ती फोर्स किया। तुम चाहती थी कि लिटिल फेरी अपने बच्चे को मार दे। तुमने उसे ऐसी सिचुएशन में ला डाला था जहाँ उसके पास अपने बच्चे को बचाने के लिए आइस क्लाउड इमोर्टल टैक्टिक्स को डिस्ट्रॉय करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए लिटिल फेरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब के सब तुम्हारी गलती है और तुम इससे भाग नहीं सकी। यह मिस गोंग यूजियान जो कि खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, अब उसे भी गुस्सा आने लगा और वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि खामोश हो जाओ। ये कहते हुए उसने अपनी आइस एनर्जी को इंक्रीज कर दिया था जो कि तेजी से युनची की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ युनची भी हार नहीं मानता, बल्कि वो अपने एंशिएंट ड्रैगन गॉड के ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक ही स्लैश अटैक के साथ युनची ने वो सारी की सारी आइस तो शटर कर दी थी। वन के यहाँ मिस गोंग यूजियान और उसके सारे डिसाइपल्स भी उस स्लैश अटैक के कारण पीछे की तरफ धकेले गए। मिस गोंग यूजियान पूरी तरीके से हार चुकी थी। युनची धीरे धीरे अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम्हारे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस ने हर जगह से टैलेंटेड लड़कियों को लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करने के बाद तुमने क्या किया? उन सबके इमोशंस को खत्म करने के लिए उनके पैरों में जंजीरें डाल दी। तुम ही बताओ कि वो सारी लड़कियां जो कि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस में एंटर हुई, क्या वो कभी हंसती भी है, कभी रोती भी है? क्या उन्होंने कभी भी कोई इमोशन फील किया? तुम्हारा ये आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस दिखने में जितना ही खूबसूरत है उतना ही ज्यादा भयानक और घिनौना है, जो कि खूबसूरत लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करके उनके सारे इमोशंस उनसे छीन लेता है। ये सब कहते हुए युनची ने अपनी तलवार मिस गोंग यूजियान पर तान दी थी और वो कह रहा था कि तुम्हारी सेट की बेफजूल रूल इस दुनिया की सबसे ज्यादा वाहियात चीज है जिसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और सही भी है, क्योंकि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के रूल्स के हिसाब से कोई भी लड़की इमोशंस नहीं रख सकती, वो कभी प्यार नहीं कर सकती, वो जिंदगी नहीं बसा सकती। तो आखिर ऐसी ताकत का क्या ही फायदा? वैसे भी कोई ताकतवर सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो अपने और अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ऐसी ताकत जिसमें आपके अपने ही ना रहे वो भला किस काम की? लेकिन हम देखते हैं कि मिस गोंग यूजियान अभी भी युनची से कह रही थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैलेस के बारे में इतना बुरा भला बोलने की? तुम जैसा सेल्फिश इंसान आखिर मेरे सेट के बारे में जानता ही क्या है? तुम इस तरह की बातें करना डिजर्व नहीं करते। जो सुनकर युनची कहता है कि तुम मुझे सेल्फिश कह रही हो, जबकि मैं लिटिल फेरी को सब कुछ देने के लिए तैयार था, वो सब कुछ जो कि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस कभी उसे दे नहीं सकता और ना कभी देगा। युनची प्यार की बात कर रहा था। ये सब कहने के बाद युनची अपनी तलवार अंदर की तरफ रखते हुए वहाँ से जाने लगा, जहाँ जाते जाते वो कहता है कि गोंग यूजियान तुमने लिटिल फेरी को आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस से निकाल दिया। बेशक मुझे इस बात का गुस्सा जरूर है, लेकिन साथ ही साथ मुझे खुशी भी हो रही है, क्योंकि
लिटिल फेरी का भी इसकी नौनी जगह से कोई भी वास्ता नहीं है। जब मैं उससे दोबारा मिलूंगा तो उसे इस जगह की जंजीरों से जकड़ा हुआ नहीं पाऊंगा, वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगी। ये सब कहते हुए युनची वहाँ से जाने लगा। मिस गोंग यूसियान को ये सब सुनकर दिल का दौरा पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी युनची ने कहा वो बेशक बहुत ही कड़वा था, लेकिन था तो सच ही। मिस गोंग यूसियान को उसके डिसाइपल से संभाल लिया था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर युनची पर आ जाता है, जो कि अकेले यहाँ से वापस की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की वही पहले वाली डिसाइपल थी, जो कि एक बीस्ट पर सवार होते हुए युनची के सामने आ जाती है। युनची उसे देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो लड़की जवाब देते हुए कहती है कि असल में इस कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, जो कि एक ज़ुहुआंग बीस्ट है और इसका नाम है चेनली। लिटिल फेरी ने इसे बचपन से बड़ा किया है। चेनली को अभी भी लिटिल फेरी की खुशबू याद है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लिटिल फेरी की तलाश में तुम्हारी मदद कर पाएगा। जो सब सुनकर तो युनची भी यहाँ चेनली की तरफ देखने लगा और वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है। जहाँ चेनली को युनची की बॉडी के अंदर से अपनेपन की खुशबू महसूस होती है, इसलिए वो उसे प्यार कर रहा था। युनची भी चेनली के सर पर हाथ फेरते उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है, जहाँ पर वो लड़की युनची से कह रही थी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोबारा जल्दी से लिटिल फेरी से जा मिलो। वो अभी ये सब कह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ युनची बिना पूरी बात सुने ही चेनली के साथ उड़ते हुए इसकी तरफ रवाना हो गया था। वो जल्द से जल्द लिटिल फेरी को तलाश करके उससे मिलना चाहता है। वो एक और सेकंड जाया नहीं कर सकता। जो सब वो लड़की भी देख रही थी और उसे ये सब बुरा नहीं लगता, बल्कि वो युनची से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है और वो अपने मन में कहीं न कहीं यही विश कर रही थी कि काश उसे भी कोई युनची जैसा लड़का मिले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनची चेनली पर सवार होते हुए यहाँ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार एक शहर तक पहुंचने लगता है, जो शहर कोई और नहीं बल्कि लुवियन सिटी थी। जिस लुवियन सिटी को देखकर तो युनची हैरान होते हुए कहता है कि लिटिल फेरी आखिर लुवियन सिटी में क्या कर रही होगी। यहाँ पर तो मेरी आंट और ग्रैंडफादर भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिटिल फेरी के ओरिजिनल रिलेटिव्स भी यहीं पर होंगे। ये तो अच्छा हो गया, अब हम दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे से मिल पाएगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो किन्यू की पहली बीवी यानी कि मिस किंग यूवी जिया फैमिली से बिलोंग करती थी, जो भी लुवियन सिटी में रहती है। यहाँ लुवियन सिटी के बाजार में हम जिया फैमिली के स्टूवर्ड को देखते हैं, जिसे कुछ लोग बुली कर रहे थे। तभी अचानक युनची यहाँ पर पहुंच गया, जो कि आते साथ ही उस बंदे को मुंह पर एक जोरदार पंच करते हुए साइड के एक गल पर दे मारता है, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे, इवन कि वो स्टूवर्ड भी शॉक रह गया। युनची उसे देखते ही कहता है कि स्टूवर्ड जिया, आखिर तुम कैसे हो। जिस पर दूसरी तरफ जिया फैमिली का स्टूवर्ड भी युनची को देखते ही उसे पहचान कर कहता है कि यंग मास्टर युनची, ये तो आप है। जिस पर युनची उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर जिया फैमिली कैसे है और यंग मास्टर का क्या हालचाल है, यानी कि वो युनबा के बारे में सवाल कर रहा था। जिस पर यहाँ स्टीवर्ट जवाब देते हुए कहता है कि जब से मिस किंग यूवी आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस गई है, उसके पास से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। यंग मास्टर युनबा ने भी टियानजियांग मनोर को छोड़ दिया था और उसे गुड बाय करने के बाद वो 1 साल पहले ही गायब हो चुके हैं। पता नहीं वो कहाँ पर है, कोई नहीं जानता। इवन के मास्टर को भी उनकी बहुत फिक्र होती है और वो हमेशा उन्हें ही याद करते रहते हैं। जो सुनकर युनची सवाल करते हुए पूछता है कि क्या जाने से पहले उसने कुछ भी नहीं बताया था कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। जिस पर स्टूवर्ट रोते हुए जवाब देकर कहता है कि नहीं, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ, जाने से पहले उनके हाथ में एक सैंडलवुड टोकन था। उस टोकन पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन ब्लैक क्रेसेंट पैटर्न में कुछ बना जरूर था। ब्लैक क्रेसेंट पैटर्न्स को सुनकर युनची समझ गया था। वो कहता है कि ब्लैक मून चैम्बर ऑफ ऑमरेंस। फिर साथ ही यहाँ पर युनची स्टूवर्ट से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे आखिर जिया फैमिली का इतना बदतर हाल कैसे हो गया, क्योंकि पहले तो जिया फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी। जिस पर स्टूवर्ट जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर के जाने के बाद धीरे धीरे करके जिया फैमिली ने हमारे जिया फैमिली के बिजनेसेस पर काबू करना शुरू कर दिया। हमारे शहर में जिया फैमिली के जितने भी बिजनेस थे वो सारे के सारे बारी बारी करके जिया फैमिली ने छीन लिए हैं। जिया फैमिली के बारे में सुनकर तो युनची को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, क्योंकि पहले जब युनची कमजोर था तब युनची जिया फैमिली का मेंबर था, लेकिन फिर भी जिया फैमिली ने युनची के खिलाफ साजिश रची और युनची को अपनी फैमिली से बाहर निकाल चुके थे। जहाँ पर जाने से पहले युनची ने भी जिया फैमिली के यंग मास्टर यूलोंग के मेडिवियस को शटर कर दिया था। युनची ये सब याद करके कहता है, लगता है कि जियाओ फैमिली से एक बार फिर से मुलाकात करने का समय आ चुका। जो सब कहने के बाद नेक्स्ट सीन हमें यहाँ जियाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काउंसिल हॉल में हम जियाओ फैमिली के लीडर यानी कि युन हाई को देखते हैं, जो कि मजे से चाय पी रहा था। सामने की तरफ जियाओ फैमिली के 2 यंगस्टर आपस में फाइट कर रहे थे और वो इस शो का मजा ले रहा है। साथ ही यहीं पर हम यूलोंग को भी देखते हैं, जिससे युनची ने पूरी तरीके से अपाइज कर दिया था, इवन कि वो अपना खाना भी खुद से नहीं खा सका। तब ये अचानक काउंसिल हॉल का
दरवाजा ओपन हो गया, जिसके दूसरी तरफ युनची खड़ा था और उसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो देखकर तो एल्डर ज़्याओली भी सरप्राइज हो गए। एल्डर ज़्याओली जो कि यूलोंग का फादर है, कोई भी यहाँ पर युनची को पहचान नहीं पाया सिवाय यूलोंग के, इसलिए उसकी आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ युनची धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि सब लोग मुझे एक ही जगह पर मिल गए। एल्डर ज़्याओली तो युनची को यहाँ पर देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से यहाँ हमारी ज़्याओ फैमिली के काउंसिल हाल में गुस्से चले आने की। जो सुनकर युनची मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तो सिर्फ कुछ ही साल हुए और इतनी जल्दी तुम लोगों ने मुझे बुला भी दिया। युनची की ये कहती है, हम देखते हैं कि यूलोंग तो यहाँ पर टूटी हुई आवाज में कह रहा था कि ये तो ज़्याओली। इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरा कर पाता, एल्डर ज़्याओली समझ गए थे और वो कहते हैं कि ये तो ज़्याओची है, जो कि युनची का पुराना नाम था। यहाँ पर युनची को देखकर फुरस से युनहाई भी खड़ा होते हुए कहता है कि ज़्याओची तुम जिंदा कैसे हो? चलो अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो, क्योंकि तुमने जाने से पहले हमारी ज़्याओ फैमिली के ट्रेजर हाउस को जला दिया था। सती जाते हुए यूलोंग को तुमने पूरी तरीके से अपाइज कर दिया था, वो सारा हिसाब हमें तुमसे चुकता करना है, जो हिसाब किताब आज ही होगा। ये सुनकर सब लोग आपस में बातें करने लगे कि ये वाकई में क्या ज़्याओची है, ये आखिर जिंदा कैसे, और अगर ये जिंदा बच भी गया था तो ये इतना बड़ा बेवकूफ कैसे है कि खुद ही यहाँ पर चला आया। युनची भी ज़्याओ युनहाई की बातें सुन रहा था और वो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ हिसाब तो जरूर होगा, लेकिन हिसाब चुकता मैं तुम लोगों के साथ करूंगा, वो सारा हिसाब जो कि तुम लोगों का उधार मुझ पर, मेरे ग्रैंडपा पर और मेरी आंट पर बाकी था। मैंने पहले ही यूलोंग को उसका सबक सिखा दिया है, उससे इस तरह के रोटन मीट में बदल कर। अब तुम लोगों की बारी है। जो सुनकर युनहाई को बहुत ही गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने डिसाइपल से कहता है कि इसे जान से मार डालो, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। जो सुनकर एक डिसाइपल फुरस से अपनी तलवार लेकर युनची पर हमला करने के लिए जंप कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि युनची अपनी जगह से हिलता भी नहीं, सिर्फ उसके प्रेशर से ही वो डिसाइपल हिट होकर फुरस से पीछे की तरफ एक पिलर से जा टकराया, जो देखकर बाकी के सारे डिसाइपल्स मिलकर एक साथ ही यहाँ युनची पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर उन सब की भी युनची के सामने क्या ही औकात थी। युनची सिर्फ अपने पैर को जोर से जमीन पर दे मारता है और उस एनर्जी प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डिसाइपल उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे, जो देखकर एल्डर ज़्याओली यहाँ युनची पर पीठ पीछे अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन युनची सब कुछ जानता था और वो अपने एक ही हाथ के अटैक से एल्डर ज़्याओली को पीछे की तरफ धकेल चुका, जबकि साथ ही साथ वो उसकी तलवार को किक करते हुए तेजी से वापस थ्रो करके यहाँ एल्डर ज़्याओली के कंधे में गुंसा देता है। एल्डर ज़्याओली किसी घंटे की तरह दरवाजे के ऊपर लटक रहे थे, जो सब देखकर युनहाई हैरान होते हुए कह रहा था कि ये लड़का तो पहले पूरी तरीके से बेकार होता था, इसके मेंडेरियल्स क्रश थे, ये किसी काम का नहीं था, इवन कि ये किसी भी मिस्टिक स्किल को परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो इसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई इंसान है, बल्कि ये एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो सब घबराते हुए युनची की तरफ देखते उसे ज़्याओची कहकर पुकार रहे थे, जिस पर युनची गुस्सा होते हुए कहता है कि खबरदार अपनी ज़बानों पर लगाम लगाओ, जैसे तुम लोगों ने मुझे ज़्याओ ट्राइब से बाहर निकाला था, उसी लम्हे से ज़्याओ ट्राइब के साथ मेरे सारे ताल्लुकात खत्म हो गए। अब मेरा नाम ज़्याओची नहीं है, बल्कि मैं हूँ युनची, और चूंकि युनची ने पहले इस कॉन्टिनेंट में काफी कारनामे कर दिए हैं, तो इसलिए सब लोग उसका नाम जानते थे कि युनची एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर है। इसीलिए युनची का नाम सुनकर ज़्याओ युनहाई यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि युनची, आखिर कौन सा युनची? युनहाई की घबराहट देखते हुए युनची फरस से अपनी लोंकियो सोड बाहर निकाल लेता है, जिसे हम देखते हैं कि युनची ने युनहाई पर तान दिया था। जिस तलवार को देखते ही सब लोग शौक हो गए थे, क्योंकि युनहाई इस तलवार को जानता था और वो कहता है तो तुम हो लोंकियो सोड के युनची। अब उसे अंदाजा हो रहा था कि उसने युनची को अपनी फैमिली से बाहर निकालकर कितनी बड़ी गलती कर ली है, इसलिए वो युनची को बहलाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मेरे भतीजे प्लीज जरा शांत हो जाओ, हम लोग बैठकर बात करते हैं, वैसे भी हम दोनों सेम ज़्याओ ट्राइब से हैं। ज़्याओ ट्राइब का नाम सुनकर युनची गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़्याओ ट्राइब, उनके साथ भी मेरा कुछ हिसाब बाकी है, ज़्याओ फैमिली से अपना हिसाब चुकता करने के बाद मैं उनके पास भी जरूर जाऊंगा। युनहाई जानते रहे कि युनची किस बात को लेकर गुस्सा है, क्योंकि ज़्याओ ट्राइब के जियान यानी कि यंग मास्टर ने युनची की आंट पर चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश की थी, ताकि वो उसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सके, और इस काम में युनहाई और यूलोंग दोनों ने उसकी मदद की थी। लेकिन अभी युनहाई यहाँ पर खुद को बचाने के लिए कह रहा था कि युनची उस टाइम जो कुछ भी हुआ था उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारी ज़्याओ फैमिली को ज़्याओ ट्राइब के यंग ओवरलॉर्ड जियान की तरफ से धमकाया जा रहा था और हम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन प्लीज ये मत भूलो कि युनची तुम्हें, तुम्हारी आंट को और तुम्हारे ग्रैंडपा यानी कि फिफ्थ एल्डर को इसी ज़्याओ फैमिली ने बड़ा किया है। हम लोग एक फैमिली है, हमारे बीच कभी ना टूटने वाला एक बॉन्ड है। ये सब सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और ये कहती युनची ने अपनी तलवार को यहाँ युनहाई के मुंह पर दे मारा था। साथ ही साथ युनची कहता है कि मुझे तुम लोगों ने बड़ा नहीं किया, बल्कि मुझे बड़ा किया मेरे ग्रैंडपा और मेरी आंट ने। सिर्फ वही मेरी असली फैमिली है, उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा, जबकि तुमने तो मेरी बेइज्जती करने और मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका जाने नहीं दिया। मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। जब ज़्याओ जियान युन ने मेरी नई नवीली बीवी पर नजर डाली और वो उससे मुझसे छीनना चाहता था, इसके लिए उसने मेरी आंट को भी फंसाया, चोरी का इल्जाम लगाकर, जिसे डिफेंड करने के चक्कर में मुझे ही मेरे ज़्याओ फैमिली
फैमिली से बाहर निकाल दिया क्या? इन सब चीजों में मैं जानता हूँ कि तुम भी उसके साथ पूरी की पूरी शरीक थे। जो सब कहते हुए युनची ने यहाँ युनहाई को सर से पकड़ा हुआ था। युनहाई घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं पूरी तरीके से अंधा हो चुका था। मुझे ज़्याओ ट्राइब के यंग ओवरलॉर्ड जियान की तरफ से लालच दी गई थी, और वैसे भी ये सारे के सारे आइडियाज मेरे नहीं थे, बल्कि ये सारे आइडियाज ज़्याओ यूलोंग के थे। जैसे तुम ऑलरेडी सजा दे चुके हो, वो जो डिजर्व करता था वो उसे मिल चुका है, इसलिए प्लीज मेरे भतीजे हम पर रहम करो। ये सुनकर यहाँ युनची उससे छोड़ते हुए कहता है, तो अब क्या तुम्हें डर लग रहा है? तब तुम में से किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है, इसलिए आज के दिन मैं तुम लोगों के साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम वो सब डिजर्व करते हो। युनची की ये बात सुनकर ज़्याओ फैमिली के सारे मेंबर काफी ज्यादा घबराए हुए थे। युनची उनकी तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम पर रहम करूं और तुम लोगों की जान बख्श दूं, तो जाओ रिपेंटिंग क्लिफ जाओ, जहाँ पर तुम लोगों ने मेरी ग्रैंडपा और मेरी आंट को बेच दिया था। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफिया मांगते रहो। अगर वो तुम्हें ना भी माफ करे तब भी वापस मत आना, तब तक उनसे माफी मांगते रहना जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। फिर चाहे तब तक तुम लोगों को मौत ही क्यों ना आ जाए, चाहे तुम लोगों की सारी जिंदगी ही क्यों ना लग जाए, तब भी तुम्हें उन लोगों की माफी लेकर ही वापस आना है। युनची की ये बातें सुनकर तो सारे के सारे मेंबर्स और भी सारा परेशान हो गए थे और वो नीचे की तरफ देखने लगे, जो देखकर युनची को थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई और वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर क्या हो गया? क्या तुम लोग कुछ जानते हो जो कि मुझे मालूम नहीं? इस पर हम देखते हैं कि युनहाई धीरे धीरे से युनची की तरफ आते हुए कहता है कि युनची फिफ्थ एल्डर और तुम्हारी आंट लिंगजी को ऑलरेडी कुछ लोग उठाकर लेकर जा चुके हैं। जो सुनकर युनची गुस्से के साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए युनहाई से सवाल करके पूछता है कि कौन थे वो लोग, जिस पर युनहाई घबराकर जवाब देते हुए कहता है कि वो लोग स्काई बर्निंग सेट के लोग थे। हम नहीं जानते थे कि आखिर वो लोग किस मकसद से आए। उन्होंने फिफ्थ एल्डर और उनकी बेटी का पता पूछा जो कि रिपेंटिंग क्लिफ में थे, और हमें मजबूर उन्होंने बताना पड़ा क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे। हम लोग चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाए। जो सुनकर तो युनची फनस से रिपेंटिंग क्लिफ चला गया था, जहाँ पर उसे अपनी ग्रैंडपा और आंट का थोड़ा सा खून देखने को मिला। जो देखकर तो युनची गुस्से से पागल होने लगा। वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि स्काई बर्निंग सेट, अब तुमने अपनी हद पार कर दी है। जो कहती युनची फनस से स्टार गॉड शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ रिपेंटिंग क्लिफ से छलांग लगाते हुए बाहर की तरफ हवा में मौजूद चैली पर सवार हो जाता है, और ये दोनों तेजी से स्काई बर्निंग सेट की तरफ रवाना हो गए थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्काई बर्निंग सेट पर आ गया था, जहाँ पर हम मिस लिंगजी और उसके फादर को देखते हैं, जिन दोनों को पिंजरे में कैद करके यहाँ स्काई बर्निंग सेट के अंदर लाया जा रहा था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।